हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में क्या है जी, लेक्चर नंबर 2 है ना। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ लिए थे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है ना। हम लोग यहाँ पढ़ लिए थे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, समझें। तो अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे तो हम ये बताए थे रासायनिक समीकरण में कि जब दो तत्व या पदार्थ आपस में जब दो तत्व या पदार्थ आपस में या एक यौगिक टूटकर एक से ऐसे नहीं, 2 या 2 से लिखेंगे है ना। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं जी? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। तो ये हम बता दिए थे यहाँ पर, ठीक, कि जब दो तत्व या एगो यौगिक टूटकर क्या करता है, आपस में मिलके, दो तत्व आपस में मतलब मिलकर, है ना, या क्या होगा जी यहाँ पर, एगो तत्व टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, चाहे का में एगो का निर्माण करेगा, तब क्या कहला जाएगा यहाँ पर? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन डालते हैं, ये दोनों से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा जी, एक या एक से अधिक भी मिलेगा, ऐसे भी डिफिनीशन दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं कि जब दो तत्व आपस में मिलकर क्या करता है, वो नया यौगिक बनाता है। यानी यहाँ पर देखिए, अभिक्रिया में क्या होता है कि जब अभिक्रिया होता है तो एक नए चीज का क्या होता है? निर्माण होता है। अब जब एक नए चीज का निर्माण होगा तो पहले वाला गुण से क्या रहेगा जी? वो भिन्न रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर जाएगा, यहाँ पर टूट जाएगा, तो कार्बन क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए टूट कर क्या बन रहा है? 2 चीज बन रहा है, ये जुट कर क्या बन रहा है? 1 चीज बन रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब क्या है यहाँ पर कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। देखिए एगो मैग्नीशियम रिबन को ले लिए, ठीक, ये मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करते हैं जी? यहाँ पर हम लोग जलाते हैं, समझे ना। ये क्या है? मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करते हैं? जलाते हैं। तब जलाते हैं ना, तो यहाँ से क्या निकलता है? एगो श्वेत चमकदार लौह निकलता है। कैसा निकलता है जी? श्वेत चमकदार लौह निकलता है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि जब मैग्नीशियम रिबन को निकालते हैं, जलाते हैं, तो कौन सा यानी कैसा मतलब इसमें लौह का निर्माण होता है,
समझा ना। तो यहाँ पे श्वेत चमकदार लौह है। अब उसके बाद यहाँ पर इसका दहन होता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन जलकर क्या करता है, श्वेत चूर्ण देता है। क्या करता है जी, श्वेत चूर्ण। ये श्वेत चूर्ण किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। किसका होता है, श्वेत चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। तो ये आप लोग क्या करिएगा यहाँ पर जी, यहाँ पर आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम हट जा रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, संतुलित कैसे करेंगे, ये सब हम आप लोग को पढ़ा दिए थे। तो देखिए रासायनिक समीकरण लिख रहे थे तो जनरली हम लोग क्या लिख रहे थे, मान लीजिए कि यहाँ पर लिख रहे थे ZN प्लस में H2SO4 लिख रहे थे। यहाँ पर क्या कर रहे थे जी, ZnSO4 प्लस में H2 लिख रहे थे। तो इससे ये पता चल ही नहीं रहा था कि कौन मतलब पदार्थ जो है ये कौन कौन से अवस्था में है, समझें। फिर ना ये भी नहीं पता चल रहा था कि मतलब वो क्या मतलब है, कौन से पहले अवस्था में है, लिक्विड है कि द्रव है कि ठोस है, क्या है पता नहीं था। फिर उसके बाद नहीं पता चलता कि उष्मा निकल रहा है कि उष्मा दे रहे हैं। फिर नहीं पता चल रहा था कि क्या दाब दे रहे हैं कि ताप दे रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पता तो नहीं चल रहा था, है ना। ये सब हम बताए भी थे। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर उसी को ठीक करने के लिए एक मतलब यहाँ पे आता है, यानी अब यहाँ पे क्या करते हैं उसी को ठीक करने के लिए पहले देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, अभिकारक एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था को पहले लिखते हैं। देखिए तो याद रखिएगा अभिकारक यानी अगर ठोस को अगर दर्शाना होगा रासायनिक अभिक्रिया में तो S से दर्शाते हैं, ठीक। अगर आपको दर्शाना है द्रव को अगर दर्शाना है तो L से दर्शाते हैं। अगर आपको दर्शाना है जलीय विलयन को, अगर आपको दर्शाना है जलीय विलयन को, तो जलीय विलयन को दर्शाएंगे तो AQ कर देंगे, एक्वस, है ना। अब उसके बाद है कि अगर गैस को दर्शाना है, गैस को, तो हम क्या लिख देंगे, G। ये सब याद रहना चाहिए, समझे ना, ये सब याद रहना चाहिए कि गैस के लिए। बताइए यहाँ पर जिंक जो होता है, जिंक क्या रहता है जी, सॉलिड। कैसा रहता है, सॉलिड रहता है। जिंक जो रहता है वो सॉलिड रहता है। तो यहाँ पर S लिख दिए। सल्फ्यूरिक अम्ल, बताइए तो सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे रहता है। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल जल में रहता है ना, वो जलीय होता है, नथी होता है, मतलब वो एक तरह से सॉरी न बोल सकते हैं गैस है और नहीं क्या है जी, ठोस है ना, और ना लिक्विड अच्छा है ना। तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर जलीय विलयन होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पर ZnSO4, बताइए यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड यानी जलीय विलयन मिलकर क्या बनाएगा, लिक्विड बना देगा, नहीं, ये भी क्या बना देगा जी, एक्वस ही बना देगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन तो निकलता है तो गैस है, एक प्रकार का तो गैस। अब यहाँ पर लिख देते, अब थोड़ा पता चल रहा है कि हाँ ये क्या है जी, ठोस है, ये क्या है जी, एक्वस जलीय विलयन है, ये भी क्या है जलीय विलयन, ये क्या है गैस। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है जी, को सॉलिड रहता है। कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या रहता है जी, सॉलिड रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर गैस के रूप में उड़ जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कि ऊष्माक्षेपी, तो बता देते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किससे कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब ओकरा में से क्या निकलेगा जी, गैस, मतलब सॉरी ऊष्मा जो होगा वो बाहर निकलेगा। ऊष्मा जो होगा अभिक्रिया के दौरान बाहर निकलेगा तो ऊष्माक्षेपी कहला जाएगा, है ना। अभिक्रिया के दौरान अगर ऊष्मा दे रहे हैं तब क्या कहला जाएगा, ऊष्माशोषी। मान लीजिए कि अगर कोई हम काम कर रहे हैं उससे कुछ बढ़िया चीज निकल रहा है, या हम कोई काम कर रहे हैं उससे कुछ निकल रहा है, ऊष्मा यानी ऊर्जा निकल रहा है, मतलब उससे कुछ निकल रहा है, तो क्या मतलब हो जाएगा वो ऊष्माक्षेपी। अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें हम कुछ देना पड़े, हमको कुछ बाहर उससे आए नहीं, तब क्या हो जाएगा, वो ऊष्माशोषी हो जाएगा। मैं अब यहाँ पर हम देखिए दर्शाते हैं क्या, एकदम छोटा सा एकदम बहुत अच्छा उदाहरण से, कि हम लोग कमा रहे हैं और कमा रहे हैं तो क्या होगा उससे, मतलब हमको कुछ मतलब इनकम इंटरेस्ट बुझाए और अलग मतलब पैसा क्या हो उससे निकले,
है ना। तो समझे क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया। ठीक है, हम लोग कमा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस किए हुए हैं और उससे क्या हो रहा है जी, उसमें सिर्फ लग ही रहा है, मतलब उससे निकल नहीं रहा है, तब वो क्या कहला जाएगा, वो पे ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में बहुत आसान है कि ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा जब निकलता है बाहर तो ऊष्माक्षेपी, और जब ऊष्मा अंदर में रहता है यानी जाता है तो क्या कहते हैं उसको जी, ऊष्माशोषी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, समझें। अब है कि गैसों का मतलब क्या है, जानकारी नहीं प्राप्त होता है। तो देखिए गैसों का जानकारी प्राप्त, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है ये निकल रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट है, जब ये टूट रहा था तो कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, समझे ना। तो यहाँ पे अगर ऐसे छोड़ दे तो क्या पता चल रहा है हमको कि गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, पता चल रहा है नहीं। अगर यहाँ पर यही तीर का निशान दे देते हैं तो क्या हो रहा है कि ये उड़ रहा है यानी बाहर जा रहा है, तो गैस है तो क्या कर जाएगा बेचारा अपना जी, निकल जाएगा। फिर उसके बाद अवक्षेपण है, तो अवक्षेपण को दर्शाने के लिए क्या कहते हैं कि देखो अवक्षेपण को दर्शाने के लिए पहले क्या करते हैं जी, एगो नीचे में तीर का निशान देते हैं। क्यों निशान देते हैं तीर का निशान, क्योंकि आपको इससे पता होना चाहिए कि कोई विलयन है, मान लीजिए यहाँ पे कोई विलयन है और इसमें कोई भी पदार्थ यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, ऐसे नीचे में है, मतलब कुछ कोई चीज़ से यहाँ पर करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम डाल दिए हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और HCl डाल दिए हैं, HCl। अब यहाँ पर ये बन गया है क्या जी, AgCl बन गया है, AgCl। जब ये AgCl बन गया है तब क्या हो जाएगा, ये तो एक क्या है, ठोस के रूप में लगभग रहता है, ठोस के रूप में रहता है ना। तो ठोस के रूप में रहेगा तो जितना भी यहाँ पर जलीय विलयन रहेगा उससे तो ये अलग हो जाएगा ना, नीचे चल जाएगा ना। और जैसे ही ये नीचे जाएगा तो ये क्या कर जाएगा, यहाँ पर ये ठोस के रूप में नीचे बैठ जाएगा। तो इसको बैठने को क्या कर देंगे हम, नीचे में ऐसे करके एरो के चिन्ह दर्शा देंगे, मतलब क्या हो गया यहाँ पर जी कि नीचे ये बैठा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए तो अवक्षेपण में है, यहाँ पर क्या कर दिए हैं, यहाँ पर तीर का चिन्ह लगा दिए हैं। अब इससे हमको पता चल रहा है क्या कि यहाँ पर जो AgCl है यानी सिल्वर क्लोराइड जो है ये क्या है जी, यहाँ पर बैठ गया है, यानी जो विलयन है ना, जो अभिक्रिया हो रहा है वहां पर नीचे बैठ गया है, समझें। जैसे ही वो बैठ जाएगा वो क्या कर जाएगा, यहाँ पर ये तीर का निशान इसको दर्शा रहा है, समझे ना। और जो विलयन है ऊपर में रहेगा, ये नीचे में रहेगा, ठीक। तो इन सब की जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अभिक्रिया को परिपूर्ण कर सकते हैं और उससे हम जान सकते हैं कि सब जानकारी हमसे वो, उससे हमको कोई अभिक्रिया लिखने से सब जानकारी मिल रहा है। अब क्या है कि अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी, अब देखिए इनकी जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह के ऊपर नीचे मतलब ताप, जैसे में देखिए कि यहाँ पर कोई भी तीर चिन्ह है तो तीर चिन्ह में मतलब यहाँ पे दाब है कि ताप है ना, उत्प्रेरक है कि नहीं है, इस सब के बारे में हम लोगों को जानना होता है। तो तीर के चिन्ह के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं जी, लिख देते हैं, जिससे हम लोग को पूरी तरह से पता चल जाता है, समझे। अब पूरी तरह से पता चल जाता है तब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जानकारी हम लोग को बढ़िया से मिल पाती है। अगर यही हम नहीं रखे रहेंगे, अगर इस पे नहीं डालेंगे ना, अगर वो नहीं रहेगा तब हम लोग क्या रहेगा जी, पता नहीं चलेगा कि ताप दे रहे हैं कि ताप दे रहे हैं कि उत्प्रेरक दे रहे हैं, क्या इस पे दे रहे हैं, इसका हम लोग को पता नहीं चलेगा, समझें। तब ना यहाँ पे हमको पता चलेगा कि ये उत्पाद जो बना है ये कैसे बना है, ये जो अभिक्रिया बना है, जो अभिकारक है, अभिकारक पर क्या क्या डाले हैं, क्या क्या डाले हैं, कौन कौन से उपस्थिति में कौन से टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर लग रहा है, कितना कौन सा उत्प्रेरक लग रहा है, ये सब के बारे में हम लोग इस पर अगर डाल देते हैं, इस पर तीर के चिन्ह पर डाल देते हैं और यहाँ पर डाल के जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अभिक्रिया जो होती है ना वो उत्क्रमणीय की जानकारी देती है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर N2 है और प्लस में क्या है जी, H2 है, समझे ना। अब N2 और H2 है, क्या बन जाएगा जी, NH3 बन जाएगा, समझे। संतुलित करने के लिए होगा तो कितना कर देंगे, 3, यहाँ पर 2 कर देंगे, हो जाएगा संतुलित। तो देखिए यहाँ पे ऐसे तो अभिक्रिया जनरली हम लिख रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या कर देंगे हम लोग जी,
ऐसे कर देंगे। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि अभिक्रिया जो है रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है। मतलब कहने का है कि अगर इनसे मिलकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बन रहा है जी? अमोनिया बन रहा है। क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है। तो ये अमोनिया टूटकर फिर क्या बन सकता है जी? ये अमोनिया जो है ना, ये टूटकर क्या बन सकता है फिर से? ये अमोनिया टूटकर बन सकता है N2+ में H2 बन सकता है। समझें? तो ऐसे, तो यही दर्शा रहा है कि अभिक्रिया जो होगा इधर से इधर भी होगा और इधर से इधर भी होगा। ये मतलब ये मान लीजिए यहाँ पे कि हम लोग अगर जल से बना रहे हैं बर्फ, तो बर्फ से भी जल बना सकते हैं ना, या जल वाष्प बना दिए हैं। जल वाष्प से बना रहे हैं क्या? जल बना रहे हैं। तो इससे भी तो बना सकते हैं जल वाष्प। तो यही क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। ठीक है। अब उसके बाद है कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरण को यहाँ पर देखेंगे हम लोग। समझे ना? तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पहले रासायनिक समीकरण को देखेंगे, कौन कौन सा है, कौन कौन सा यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया को उनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में, देखिए कोई भी चीज को जो बांटा जाता है उसके नेचर के आधार पर बांटा जाता है, उसका स्वभाव कैसा है उसके आधार पर बांटा जाता है। उसी प्रकार इसको भी उसी के आधार पर बांटा गया है, नेचर के आधार पर बांटा गया है, स्वभाव के आधार पर बांटा गया है कि कैसे उसको हम करेंगे कि उसका स्वभाव उससे मिल जाता है। ठीक। अब देखिए पहला क्या यहाँ पे अभिक्रिया हम देखेंगे, संयोजन या संश्लेषण। संयोजन का मतलब होता है कि मेल। क्या होता है जी? मेल या मिलाकर। समझे? तो यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पे डेफिनेशन पहले देख लेते हैं क्या, कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व रहे चाहे यौगिक रहे, ठीक, आपस में संयोग करके एगो नया पदार्थ का निर्माण करता है। समझें? जैसे में हम लोग जो हैं कुछ भी अगर बनाते हैं, जैसे में देखिए हम आप लोग को एकदम बहुत अच्छा एक उदाहरण दिए थे। क्या दिए थे जी? यहाँ पर कि यहाँ पे हम एगो तसला ले लिए। क्या ले लिए जी? तसला। ठीक। इसमें क्या कर दिए? यहाँ में चावल डाल दिए। देखिए चावल जो होता है मतलब पहले पानी डाल देते हैं। पहले पानी डालते हैं ना, पहले पानी डाल दिए। अब एकरा में चावल डाल दिए। कौन चावल डाल देंगे? कच्चा कि पक्का हुआ डाल देंगे? कच्चा डालेंगे भाई, कच्चा चावल। तो यहां पर देखिए, या ऐसे हमको बताइए, दोनों में से कोई एगो डालेंगे तो क्या यहाँ पर जो पका हुआ मतलब चावल बन पाएगा? नहीं ना बन पाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर जब अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें दो गो तो रहेगा ही, है ना, दो गो रहेगा। या तो अगर खुद रहेगा तो पहले बड़ा चीज रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है जी? हम यहाँ पर पानी को मिला दिए यहाँ पे कच्चा चावल को, और ये क्या बना देगा? यहाँ पर भात, यानी चावल बोलते हैं, पका हुआ चावल इसे कहते हैं, पका हुआ चावल। ठीक है। जब यहां पे हम क्या करते हैं, दोनों को मिलाते हैं और इधर से हीट देते हैं। क्या करते हैं जी? गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो क्या बन जाता है? भात बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर दो गो के संयोग से मिला ना, दो के मिलन से, यानी दो गो आपस में मिल गया। दो चीज आपस में मिला और मिलकर क्या बनाया? एगो नया बनाया, चीज बनाया, है ना। क्या इसका गुण एकरा में मिलेगा? क्या इसका गुण इसे मिलेगा? ये तो कच्चा था, ये पका हुआ हो गया है कि ना। तो दोनों का नेचर भी बदल जाता है। उसी प्रकार जो होता है
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो चीज आपस में क्या मिल रहे हैं, अलग अलग चीज मिल रहे हैं, और यहाँ पर एगो नया चीज का निर्माण कर रहा है, नया चीज का निर्माण हो रहा है ना। उसी प्रकार यहाँ पे जो होता है संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या करते हैं जी, यहाँ पर एक नया तत्व का निर्माण करते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं H2 और प्लस में ले लेते हैं O2, ये आपस में मिलेंगे और किसका निर्माण करेंगे, H2O का निर्माण करेंगे। या और क्या देखते हैं जी, यहाँ पर मान लीजिए लेते हैं H2 और प्लस में लेते हैं Cl2, क्या बना देगा यहाँ पर जी, HCl बना देगा। या हम लेते हैं क्या यहाँ पे बताइए, यहाँ पर लेते हैं Na और प्लस यहाँ पर क्या लेते हैं जी, Cl लेते हैं, Cl लीजिए, Cl, ये क्या बना देगा जी, यहाँ पर NaCl बना देगा, है ना। फिर यहाँ पर क्या ले लेते हैं जी, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बना देगा जी, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देगा, है कि ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दो गो तत्व आपस में मिलकर क्या कर रहा था, यौगिक का बना रहा था, वो नया तत्व बना रहा था। या यहाँ पर दो गो यौगिक भी मिलकर क्या कर रहा है जी, वो नया यौगिक यानी वो नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, समझें। तो यहाँ पर देखिए बने हुए नए पदार्थ का गुण जो होगा ना, वो मूल गुण से बिल्कुल जो होगा वो अलग रहेगा, बिल्कुल मतलब यहाँ पर भिन्न रहता है, समझें। तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा जी, दो गो आपस में आएगा, मिल जाएगा और मिलकर क्या करेगा, एक मतलब तीसरा एक नया चीज का निर्माण करता है। और वो तीसरा चीज जो निर्माण होगा उसका पहले वाला का गुण से उसका गुण जो होगा वो अलग रहेगा, ठीक है। अब क्या है कि देखो संयोजन अभिक्रिया के बीच, तत्वों के बीच या यौगिकों के बीच, पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे तत्वों के बीच, समझे ना। तत्वों के बीच क्या होता है जी, यहाँ पर देखिए दो तत्व आपस में मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं। जैसे में यहाँ पर हम देख लेते हैं, अभी हम बताए हैं H प्लस में O2 क्या बन जाएगा जी, H2O बन जाएगा। H2 प्लस में Cl2 मिलेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, HCl बन जाएगा। Na प्लस में क्या हो जाएगा जी, Cl2 क्या बन जाएगा, यहाँ पर NaCl बन जाएगा, समझें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब तत्व है, क्या है जी, यहाँ पर ये सब के सब तत्व है, क्या है जी, यहाँ पर तत्व है ना। ये भी तत्व है, ये भी तत्व, और क्या बनाता है, नया एगो यौगिक का निर्माण कर रहा है, नया एगो यौगिक का निर्माण कर रहा है, यानी नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, कुछ नया पदार्थ बन रहा है, ठीक। तो ये तो आप समझ गए कि अगर दो गो तत्व आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, वो नया यौगिक का निर्माण करेगा। यहाँ इसको यौगिक भी बोल सकते हैं, यौगिक बोलेंगे कब, बोल नया यौगिक, नया यौगिक क्या नया है, कोई इसमें दिक्कत। अगर दो तत्व आपस में मिलेंगे तो क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका निर्माण करेंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत, यहाँ पर देख लीजिए एक बार। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से देखना है। अब हम लोग चलते हैं आगे में, है क्या है जी, एक तत्व और एक यौगिक के बीच में संयोजन कराना है ना। एगो तत्व लेना है और एगो यौगिक के बीच में संयोग करा के एगो नया मतलब तत्व का यहाँ पर निर्माण होगा। गलत का लिखा है, अच्छा हाँ, ये अलग अलग है, वो अलग है, ये अलग है, अभी हम कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो यहाँ पर ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपस में क्या करेंगे जी, अभिक्रिया में। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, वो यौगिक है, क्या है जी, यहाँ पर यौगिक। ये क्या है, यहाँ पर एगो तत्व है, समझे, तत्व। ये क्या बन गया जी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एगो यौगिक है।
समझे, यौगिक। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे यौगिक और तत्व, यौगिक और तत्व मिलकर क्या बना रहा है, वो नया तत्व, नया यौगिक बना रहा है। जैसे में कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर क्या है जी, ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कि यौगिक है। कार्बन यानी सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है क्या है, यहाँ पर जो है एगो तत्व है, और यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एगो यौगिक है। तो ये नया यौगिक का निर्माण कर दिया, समझे। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या है जी, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड है क्या, एक सल्फर डाइऑक्साइड एक यौगिक है, समझे। ऑक्सीजन क्या है जी, ऑक्सीजन एगो तत्व है, इसका नाम क्या है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, समझे। और ये क्या कर देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, एगो इन दोनों के मिलने से एगो नया यौगिक बना है, यौगिक बना है। तो याद आएगा ना कि यहाँ पर यौगिक तत्व क्या बनेगा, नया एगो यौगिक बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड का निर्माण होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोगों को, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है दो यौगिक और यौगिक के बीच में। अभी देखिए पहला क्या देखें हम, तो पहला जो हम देखें वो दो गो तत्वों के बीच में था, है ना, दो गो तत्वों के बीच में था, समझे। दो गो तत्व मिलके वो नया यौगिक बना रहा था। दूसरा क्या है जी, यहाँ पर दूसरा जो है एगो तत्व एगो यौगिक मिलके क्या कर रहा था, एगो नया यौगिक का निर्माण कर रहा था। अब यहाँ पर तीसरा क्या है, तो तीसरा जो है यहाँ पर दो या दो से अधिक यौगिक के बीच में संयोजन, यानी दो या दो से अधिक यौगिक क्या करेगा, आपस में मिलेगा और मिलकर एगो नया मतलब यौगिक का निर्माण करता है। जैसे में यहाँ पर देखिए दो या दो से अधिक भी बन सकता है, एक को यानी एक भी यौगिक बनेगा और एक से अधिक भी यहाँ पर यौगिक का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है जी, कैल्शियम मोनोऑक्साइड है, वही है कुछ है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है बोला, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है जी, जल। दोनों के दोनों क्या है, यौगिक है, दोनों के दोनों यौगिक है, दोनों के दोनों यौगिक है। आइए जब दोनों आपस में मिलेंगे तब क्या बन जाएगा जी, एगो नया यौगिक का निर्माण करेगा, नया यौगिक का यहाँ पर निर्माण करा। देखिए तनी, ये यौगिक है, ये भी यौगिक है, और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नया यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। इस यौगिक का क्या नाम है जी, इस यौगिक का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी यह जो है ना बुझा हुआ चूना भी इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जी, बुझा हुआ चूना, समझे। बुझा हुआ चूना है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ, एगो नया यौगिक का निर्माण हो गया। अब आया क्या है यहाँ पर, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभी बताए हैं यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड और जल का जब अभिक्रिया करवाते हैं, दोनों के दोनों यौगिक हैं, यौगिक प्लस में यौगिक, जब दोनों के दोनों यौगिक है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक। ये जो अभिक्रिया होती है कैसे होती है जी, कोई भी अभिक्रिया कैसे होती है, कोई एक मतलब बीकर में होता है ना, बीकर में ही होता है ना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पे डाल दिए हम SO3 और फिर क्या डाल दिए यहाँ पर जल। मान ली पहले से जल था एकरा में,
जल था। अब जल था एक में पहले, और उसका कर दिए यहाँ पर हम लोग डाल दिए क्या इसमें, अब पहले से जल था, अब क्या कर दिए हम इसमें डाल दिए हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। जैसे ही में सल्फर ट्राइऑक्साइड जाएगा तो H2O से क्या करेगा जी, अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करके क्या बना देगा इसमें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा, है ना। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बना, एगो नया यौगिक बना, नया यौगिक बना ना नया यौगिक। अब उसके यहाँ पर देखिए, अब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, यौगिक है, और यहाँ पर ये भी क्या है जी, एक यौगिक है। जब यहाँ ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है जी, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और क्या बनता है यहाँ पर, जल का निर्माण करता है। तो दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर, यौगिक है, यौगिक है, ठीक है, ये भी यौगिक है। समझ में आया इतना। तो अगर यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन क्या था, फिर से दिखा देना है। पहला कंडीशन था कि दो तत्वों के बीच में करना था, दो तत्वों के बीच में अभिक्रिया करेंगे तो एक नया यौगिक का निर्माण होगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या था जी, दूसरा था कि एक तत्व और एक यौगिक का अगर हम लोग क्या करते हैं, संयोजन कराते हैं, तब क्या होगा, संयोग कराते हैं तो क्या बनेगा, एगो नया यौगिक का ही निर्माण होगा। यानी तत्व और यौगिक से भी यौगिक ही बन रहा है, यानी यौगिक का निर्माण होगा। तीसरा में क्या है जी, तीसरा में है कि दो अगर यौगिक भी मिलेगा तो फिर क्या होगा, अगर दो यौगिक का संयोजन कराया जाए तो फिर से क्या मिलेगा, यौगिक मिलेगा। समझे, एक नया यौगिक मिलेगा, समझे ना, यौगिक यौगिक मिलकर क्या बनेगा जी, यौगिक मिलेगा, ठीक है। तो यही था क्या, ये आपका जो है संयोजन अभिक्रिया है। क्या है जी, संयोजन अभिक्रिया है। अब है क्या यहाँ पर, वियोजन। वियोजन का मतलब साफ समझ लीजिएगा, वियोग होना। वियोग मतलब होता है कि, मतलब वियोजन मतलब होता है दूर दूर, वियोग मतलब दूर होना, एक दूसरे से दूर हो जाना, है ना। एक बार फिर से वीडियो देख लेते हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या है जी यहाँ पर, तो वियोजन अभिक्रिया में अभी हम बतलाएं कि क्या होगा, कोई भी बड़ा अणु जो होगा वो टूट कर एक, मतलब एक से दूसरा में बदल जाता है ना, दो या दो से अधिक में बदल जाता है। वियोजन का सीधा पहले मतलब समझिए यहाँ पर क्या, कि वियोग होना यानी अलग होना, अलग अलग होना। कोई मान लीजिए यहाँ पूरा कोई एक बड़ा सा परिवार है, समझें, एक पूरा ये बड़ा सा परिवार है, समझे। एक में से क्या हो जाएगा जी, सब मतलब क्या हो जाएगा, सब अभी साथे था, अब क्या हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा, सब अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, सब अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, समझिए कि केमिस्ट्री के भाषा में इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, कि इसमें वियोजन हो गया है या अपघटन हो गया है। क्या हो गया है जी, अपघटन हो गया है, समझें। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि वियोजन का मतलब अलग अलग यानी टूट के हो जाता है अलग अलग। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह एक यौगिक, यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, यानी कोई यौगिक के बड़ा अणु, चाहे मान लीजिए कोई वो पत्थर लिए हुए है, उस पर वो पत्थर क्या है, बड़ा है, तो उसको पटकेंगे तो उसे अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, उसको दो गो अलग अलग पार्ट में, दो से ज्यादा भी पार्ट में टूट सकता है, ठीक ना। तो एक मतलब यौगिक के बड़े अणु को टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक मतलब बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए कि एगो आपके आस पड़ोस में क्या होगा जी, एगो पत्थर होगा, वो पत्थर को उठाइए, उसको पटक दीजिए, तो क्या कर जाएगा वो जी, दो या दो से अधिक मतलब भागों में वो टूट जाएगा। वही क्या यहाँ पर है, टूटना होता है, समझे ना। याद रखिएगा, यहाँ पर जो टूट के जो नया यौगिक बनेगा ना, वो मूल यौगिक के गुण से क्या होगा जी, अलग होगा। क्या होगा यहाँ पर, अलग बोलो या भिन्न बोलो, क्या बोल सकते हैं जी, अलग बोलो या
भिन्न बोलो, वो अलग अलग भी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे में देखिए ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है जी, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, या इसको क्या बोलते हैं जी, चूना पत्थर भी कहते हैं, चूना पत्थर, ठीक है। इस चूने पत्थर को क्या करेंगे हम लोग, जब इसको हीट देंगे, क्या करेंगे इसको जी, गर्म करेंगे, तो जैसे ही गर्म करेंगे क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, यानी कली चूना इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जी, कली चूना कहते हैं। क्या बन जाएगा यहाँ पर, कली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर ये है कैल्शियम क्लोरेट है, क्या है जी, कैल्शियम नहीं पोटेशियम है, पोटेशियम क्लोरेट। जब पोटेशियम क्लोरेट को क्या करते हैं यहाँ पर जी, गर्म करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे, पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करेंगे, ये भी क्या है, वो बड़ा यौगिक है, तो ये क्या कर जाएगा, दो गो अलग अलग यौगिकों में क्या कर जाएगा जी, वो टूट जाएगा, ठीक है। दो गो अलग यौगिक में क्या कर जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर एगो अलग यौगिक में ये तो तत्व बन गया ना, अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पर एगो अलग मतलब यौगिक में यहाँ पर टूट के अलग हो जाता है, समझें। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम पोटेशियम क्लोरेट है, इसका नाम क्या हो जाएगा जी, पोटेशियम, इसका नाम पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, है ना। लिख देते हैं पोटेशियम क्लोराइड, समझे ना। तो यहाँ पर ये याद रखना है, देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या है, बड़ा सा यौगिक है, इसको गर्म किए टूट जाएगा, समझे, टूट गया अलग हो गया, ठीक है। यहाँ बड़ा सा यौगिक है, गर्म किए, गर्म करेंगे क्या हो गया, यहाँ पर टूट जाएगा, टूट के क्या हो जाएगा यहाँ पर जी, दोनों अलग अलग हो जाएगा, बस सिंपल सा क्या है यहाँ पर जी वो। अब उसके बाद क्या है कि ये अपघटन अभिक्रिया उष्मा के प्रभाव में कराई जाती है। अब देखिए जो भी अपघटन अभिक्रिया हम करवा रहे हैं, जैसे में कैल्शियम कार्बोनेट का ही करवा रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का किसके उपस्थिति में करवा रहे हैं जी, गर्म यानी उष्मा की उपस्थिति में करवा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कर रहे हैं तो क्या उष्मा ही लग रहा है ना। तो यहाँ पे जब उष्मा लग रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया क्या कहेंगे जी, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रहेगा ना कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। बहुत यहाँ पे आसान है कि अब देखिए, अब यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो अभिक्रिया हो रहा है तो उष्मा लग रहा है यहाँ पर, और जब ये उष्मा लग रहा है तो क्या कहेंगे, इसको उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, और उसी के द्वारा नहीं बनता है जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या है कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, तो देखिए वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या है, यहां पर देखिए कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या बोल रहा है, पहले यहां पे देखिए, कुछ धातु के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड, द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड, द्रवित मतलब क्या है जी, यानी हो सकता है कि NaCl होगा, या हो सकता है कि क्या है जी, ऑक्साइड है ना, धातु का ऑक्साइड Na2O होगा, या MgO होगा, है, ठीक है। क्लोराइड या क्या हो जाएगा जी, ऑक्साइड से होकर विद्युत धारा अगर प्रवाहित करते हैं तब क्या हो जाता है वो जी, वो अपघटित होता है। अपघटित मतलब टूटता है, अपघटित मतलब क्या कि टूट जाता है, और टूट कर क्या करता है ना कि धातु जो होता है वो कैथोड पर चला जाता है, या ऑक्सीजन या क्लोरीन, ऑक्सीजन या क्लोरीन यानी ये अधातु है,
ये भी कह सकते हैं कि अधातु एनोड पर चल जाता है, धातु कैथोड पर, अधातु एनोड पर। या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा जी कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन और क्लोरीन क्या है यहाँ पर एनोड पर चला जा रहा है। यहाँ पर देखिए कैसे ये अभिक्रिया मतलब हो रही है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एगो बीकर ले लिए हैं, क्या कर लिए, बीकर, समझे। अब इस बीकर में 2 को यहाँ पर कनेक्शन जोड़ना है। आज दोनों क्या कर देना है जी, बैटरी से जोड़ देना है। क्या करना है यहाँ पर, बैटरी से। देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर जोड़ा हुआ है। ठीक, हम ये नहीं कि एनोड अगर इधर लिया है तो एनोड हम इधर लेंगे, एनोड का कैथोड उधर तो कैथोड उधर, किधर भी हम ले सकते हैं, समझें। तो यहाँ पर क्या कर देना है जी हम लोगों को, यहाँ पर एनोड, यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पे एगो स्विच जोड़ देना है। चलिए किसमें, इसमें जोड़ते हैं स्विच, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे एगो बैटरी लगा देते हैं, बड़ा सा बैटरी लगा देते हैं, बैटरी। इसको मान लेते हैं कैथोड मान लेते हैं कि एनोड माने, एनोड ही मान लेते हैं, चलो एनोड। ये वाला क्या है जी, कैथोड, कैथोड। अब इसमें हम क्या किए हैं कि इसमें डाल दिए हैं क्या जी, NaCl, नमक डाल दिए हैं। अब यहां से क्या कर दिए हैं, यहां पर जो स्विच है, स्विच पहले हटा हुआ था, अब इस स्विच का क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। तो इसमें क्या होगा, करंट यानी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगेगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसमें क्या है, NaCl था, तो Na क्या होगा, NaCl टूटेगा, तो NaCl टूटेगा किसमें जी, Na प्लस में टूटेगा, है ना, और Cl किस में टूट जाएगा, माइनस में। क्या बोला है कि धातु जो होता है वो कैथोड पर जाएगा, तो कैथोड का चार्ज कैसा रहेगा जी, कैथोड का चार्ज जो होता है वो माइनस, और ये एनोड का चार्ज क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। याद रहेगा ना कि कैथोड का चार्ज माइनस और एनोड का चार्ज प्लस होगा। अब यहाँ पर जो, यहाँ पर देखिए जो सोडियम यहाँ पे बना है प्लस में टूटा है, तो क्या कर जाएगा जी, इस पे चला जाएगा। सोडियम कहाँ चल गया, कैथोड पर चला गया। और ये क्लोरीन जो है किस पे चला गया जी, एनोड पे। क्यों, क्योंकि ये प्लस है, आई माइनस है, तो प्लस वाला पर चल जाएगा, आई प्लस वाला है तो ये चल जाएगा माइनस पे। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर लेते हैं जी, यहाँ पर अलग कर लेते हैं। वही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है Cl जो है, Cl जो है ये क्या कर जाएगा यहाँ पर जी, NaCl टूटेगा, विद्युत धारा देने पर टूटेगा, टूट कर जो सोडियम है वो कैथोड पर जा रहा है, और क्लोरीन जो हो रहा है कहाँ पर जा रहा है जी, एनोड पर चला जा रहा है। हूबहू इसी प्रकार से प्रक्रिया होती है। अब उसके बाद क्या है कि जल का वैद्युत अपघटन। अब यहाँ पर देखिए जल का करवा रहे हैं, पानीय का करवा रहे हैं हम लोग, तब पानीय का करवा रहे हैं तो देखिए इसमें वो क्या कर दिए, यहाँ पे दो गो यहाँ पे हम लोग लगा लिए हैं, क्या यहाँ पर एगो थोड़ा सा लगा लिए हैं, रड लगा लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ बैटरी से क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। ये NCERT का पिक्चर है, समझे ना। अब यहाँ पर देखिए NCERT का 1.6 पिक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग जो है ना क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन जो होगा वो कैथोड पर चल जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ चल जाएगा जी, कैथोड पर चला जाएगा, कैथोड पर चला जाएगा। और ऑक्सीजन कहाँ चल जाएगा जी, एनोड पर चला जाएगा। कहाँ जाएगा, एनोड पर चला जाएगा। समझ में आया। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो जल का अगर अपघटन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या कर जाएगा, ये कैथोड और ये एनोड पर चला जाएगा। यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन प्लस में टूटेगा और ऑक्सीजन जो होगा वो माइनस में टूटेगा। तो प्लस माइनस कर लीजिएगा आराम से, यहाँ पे हो जाएगा। देखिए वैद्युत अपघटन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो वैद्युत अपघटन का उपयोग जो होता है वो कोई भी ऑक्साइड रहे चाहे क्लोराइड रहे,
धातु का कोई भी ऑक्साइड रहे या क्लोराइड रहे, समझे, ये दोनों से धातु को निष्कासन करने के लिए करते हैं। जैसे में चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ा चुके हैं, है ना, कि धातु का निष्कासन करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक, अब क्या है जी, एकल विस्थापन अभिक्रिया है, समझें। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया से पहले आपको ये देखना पड़ेगा, है ना, क्रियाशीलता की श्रेणी। क्या है जी, क्रियाशीलता की श्रेणी। क्रियाशीलता की श्रेणी में क्या है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व कौन है बताइए? तो पोटेशियम है। क्या यहां पर जी, पोटेशियम है, समझे ना, पोटेशियम। और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होगा, क्रियाशीलता कमेगा, क्रियाशीलता कम होता है। यहां पर लिख देते हैं कि नीचे आने पर क्रियाशीलता कम होता है, ठीक है, कम होता है। अब उसके बाद देखिए, तो यहां पर याद रखिएगा सबसे क्रियाशील ज्यादा कौन होगा, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर क्या है, आयरन, लेड। और इसके नीचे देखिए हाइड्रोजन के नीचे जो होता है सबसे कम। यहां पर याद रखिएगा, यहां से जो ऊपर होगा ना ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होगा, ठीक है। फिर यहां से जो यहां होगा ना यहां तक कुछ कम, यानी क्रियाशीलता इसमें कुछ समान कम रहता है। और हाइड्रोजन के नीचे बहुत कम होता है, सबसे कम क्रियाशीलता होता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा पोटेशियम का होता है क्रियाशीलता, और उसके बाद कौन होता है, यानी सबसे कम कौन होता है जी, गोल्ड, यानी सोना का क्या होता है जहां पर क्रियाशीलता होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, पोटेशियम का। सबसे कम किसका होता है, सोडियम का होता है। सब ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पढ़ेंगे, समझें। पहले है कि क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो याद रखिएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या है जी, जिसमें किसी यौगिक के उपस्थिति, किसी मतलब देखो क्या बोल रहा है ना, कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या करता है जी, दूर मतलब दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग जी, एकल विस्थापन। हम यहाँ पर सिंपल दिए हैं, ये बुकी लैंग्वेज मतलब किताब में दिया गया, ये हम खुद से बनाए हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है जी, विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। एकदम आसान है कि मान लीजिए कि हम हैं, है ना, और कोई उधर से कोई बड़ियार आदमी आएगा तो क्या करेगा, हमको मार के यहाँ से हटा देगा, और हटा क्या करेगा वहां पे, वो अपना स्थान, मेरा स्थान जो है वो यहाँ पर ले लेगा, है ना। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा है बेंच पे बैठा हुआ है, अगर वो बेंच पे कोई उधर से बगल से कोई आया बड़ियार आदमी तो क्या करेगा जी, वो बच्चा को हटा के वहां बैठ जाएगा। या आप ही हैं कहीं पे अगर जा रहे हैं, मतलब कहीं पे जा रहे हैं और बस में चढ़े हुए हैं, बस पे सीट पे बैठे हुए हैं, कोई एगो दबंग लेकर गया और कहा कि भाई तुम यहाँ से उठो, तो क्या करेगा वहां पे, तुम उठ जाएगा, हट जाएगा, और तुम्हारा स्थान क्या कर लेगा, वो ग्रहण कर लेता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे होता है, समझें, उसी प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। तो याद रखें कि ज्यादा क्रियाशील तत्व जो रहेगा वो कम क्रियाशील वाले को आसानी से हटा देगा। ज्यादा बड़ियार आदमी कम बड़ियार आदमी को क्या करेगा जी, आसानी से हटा देगा, हटा के आराम से वो बैठ जाएगा, समझें। यही क्या होता है जी, एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये अभी हम यहाँ पर दिखाए थे आप लोग को कि जो आयरन होता है क्या है जी, आयरन है। आई क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक और नाम क्या है जी, नीला थोथा, नीला थोथा। फिर इसका एक और नाम क्या आता है, तुतिया, तुतिया, है ना। नीला थोथा यानी नीला कलर का होता है। अब यहां पर देखिए क्या है जी, यहां पर फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट।
ये कॉपर अलग हो गया है। हम आपको अभी क्रियाशीलता की श्रेणी दिखाए थे, देखा है ना क्रियाशीलता की श्रेणी। तो अब बताइए यहाँ कॉपर तो यहाँ है ना जी, कॉपर यहाँ है और यहाँ पर क्या है जी, ये आयरन यहाँ है। तो नीचे आ रहे थे तो कम यानी क्रियाशीलता घट रही थी। अब बताइए ये मतलब ये ज्यादा क्रियाशील है कि ये क्रियाशील ज्यादा है? तो ओब्वियसली है कि यहाँ पर क्या है, आयरन जो है ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, है ना। तो ज्यादा क्रियाशील है तो क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा कि ये कॉपर को यहाँ से हटा देगा, कॉपर को यहाँ से क्या कर देगा जी, हटा देगा। और हटा के कहेगा कि भाई तो अपना सीट चेंज करो, है ना। और ये सीट वह खुद क्या कर लेगा, ले लेगा। देखिए तो पहले सल्फर के साथ कौन था, अब सल्फर के साथ पहले क्या था जी, कॉपर था। अब कौन हो गया सल्फर के साथ, फ्लोरीन सॉरी आयरन हो गया है, यानी लोहा हो गया है। यह अभिक्रिया देखिए, हम बार बार आपको बताते हैं कि अभिक्रिया जो होती है ऐसे डायरेक्ट खाली लिखने से नहीं होती है, ये अभिक्रिया कोई पात्र में होती है ना। अब ये अभिक्रिया जैसे यहाँ पे रहेगा, मान लीजिए कि हम 2 कांटे डाल दिए हैं, ये कांटे डाल दिए हैं, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर एगो हम कांटे डाल दिए हैं, क्या कर दिए हैं, कांटे। आई किसका विलयन है जी, ये विलयन किसका है, तो कॉपर सल्फेट का है, कॉपर सल्फेट का है। जैसे ही क्या में डालेंगे तो कॉपर से ज्यादा क्या है, कॉपर से ज्यादा कौन मतलब थी ज्यादा क्रियाशील है, तो आयरन है। आयरन का मतलब लोहा का डाल दिए हैं, आयरन का है, आयरन है, समझे ना। तो अब क्या करेगा कि ये वाला कोई क्या कहेगा कि भाई तुम यहाँ से हट जाओ, कथी सल्फर के साथ है तुम अब मत रहो, हम रहेंगे। कौन करे, कौन कहा जी, ये कहा कि हम रहेंगे। अब तू अपना क्या कर लो, रास्ता यहाँ से मतलब यहाँ से अपना मतलब हट जाओ, ठीक है। अब यहाँ से ये हट जाएगा। अब यहाँ से ये आयरन जो है ना क्या कर लेगा, सल्फेट के साथ क्या कर लेगा, यहाँ पर SO4 से अभिक्रिया कर लेगा। और यहाँ पर क्या करे कि यहाँ पर वो ऊपर एक यहाँ पर इसको ऐसे बन जाएगा, है ना, ऐसा ये बन जाएगा। और ये कॉपर क्या होगा, कॉपर तो बेचारा ऊपर आ जाएगा, अब छल जाएगा। तो इस पे देखिए पहले इसका जो रंग था कॉपर सल्फेट का कैसा था जी, पहले जो कॉपर सल्फेट का रंग था वो कैसा था, नीला था। अब कैसा हो जाएगा, हल्का हरा कलर में हो जाएगा। और ऊपर जो हो जाएगा ये जो तांबा है ना Cu, ये क्या कर जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, हल्का सा रेडिश कलर का यहाँ पे हो जाएगा, समझें। तो ऐसे करके याद रहेगा ना कि जब यहाँ पर ये जो है क्या, ये आयरन जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा जी, फेरस सल्फेट। क्यों बनेगा, क्योंकि ये आयरन जो होता है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील तत्व है, इसलिए क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाएगा और इसका स्थान जो होगा आयरन ले लेगा। और आयरन लेकर क्या कर देगा, यहाँ पर जी फेरस सल्फेट का निर्माण कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पर हम बढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा विस्थापन। अभी हम यहाँ पे इसका उदाहरण दिए आपको, है ना, कि ये कैसे मतलब क्या हो रहा है। और यहाँ ये भी बताएं हम आपको कि यहाँ पे क्या होता है, इसका रंग जो होता है हल्का हरा कलर का हो जाता है। और लोहे की मतलब परत पर क्या करता है, हल्का सा ऊपर से मतलब लाल भूरे रंग का वो कॉपर का परत मतलब चढ़ जाता है। हमको आप लोग को हम बता चुके हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कॉपर है और यहाँ पर क्या है जी, सिल्वर नाइट्रेट है ना, ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर देखिए कुछ भी होगा तो हम थोड़ा सा हट जाते हैं, वहां पे आप लोग उतार लीजिएगा या यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार के अपना देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है ना कि कॉपर अब यहाँ पर देखिए क्रियाशीलता श्रेणी को देखेंगे। क्रियाशीलता श्रेणी एकदम याद रहना चाहिए, अगर याद रहेगा तभी आप लोगों से ये मतलब समझ में आएगा। क्रियाशीलता में देखिए Ag तो नीचे है
है ना, यानी कॉपर इससे एजी से, कॉपर जो ऊपर है यानी ये ज्यादा क्रियाशील हो गया एजी से, सिल्वर से, है ना। तो यहाँ पर ज्यादा क्रियाशील होगा तो क्या करेगा यहाँ पर, तो ये ज्यादा बरियार है, यानी ये क्या है जी, एकरा से ये ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है एजी से। ठीक, जब इससे ज्यादा क्रियाशील है एजी से तो क्या होगा यहाँ पर, ये क्या करेगा कि एकर स्थान को यहाँ से इसका क्या करेगा, कहेगा कि भाई तुम अब हटो, यहाँ से ही हटा, यहाँ जाके अपन अलग हो गया, और अलग हो गया तो ये क्या कर गया, यहाँ पर ये बैठ गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद है कि जिंक। अब देखिए यहाँ पर जिंक जो होगा, क्या जिंक यहाँ पर बताइए कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है कि कम क्रियाशील है, तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि कॉपर से क्या होगा जी, ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, जिंक होगा। कॉपर से ज्यादा क्रियाशील ना जिंक होगा, तो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील जिंक होगा तो क्या करेगा, यहां से इसको कहे कि निकलो तुम, अब यहां से निकाल देगा, उसका स्थान खुद ले लेगा, तो खुद लेगा तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, जिंक सल्फेट का निर्माण कर देगा। इसका नीला, अब बताए थे ना कि क्या है जी, नीला थोथा है, तो नीला थोथा यानी नीला रंग रहेगा, तो नीला रंगवा क्या हो जाता है, नीला थोथा वाला के गायब हो जाता है। मान लीजिए ऐसा कोई को बिलियन था, इनमें बिलियन था, ठीक है, इनमें क्या था जी, ऐसा था ये। अब एकरा में क्या नीला रंग था, नीला थोथा था तो नीला रंग था, CuSO4 था। अब यहाँ पर जैसे ही एकरा में जिंक डाल दिए, तो जिंक डाल दिए तो कैसा हो गया, ये रंगवा धीरे धीरे गायब ना हो जाएगा, रंगवा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हरियर नहीं होगा लेकिन गायब हो जाएगा। ठीक है, इस अभिक्रिया से क्या सिद्ध होता है कि जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है ना। अब बरियार जो रहेगा वही ना हटा पाएगा, कमजोर को आके हटा देगा। एगो लिबलिबा आदमी रहेगा वो क्या मोटा आदमी को हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। कतनो अगर था सब बॉडी उडी करती है, कुछ भी अगर फाइट उठ जानता रहे, कुछ भी जानता रहे, तभी भी नहीं हटाएगा, क्योंकि मोटा आदमी अगर गिर जाएगा किसी पर तो फिर क्या हो जाएगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा। अब देखिए कम क्रियाशील धातु का उसके यौगिक से विस्थापन। अब मान लीजिए कोई भी धातु है वो कम क्रियाशील है, अधातु जो है वो कम क्रियाशील है, और ओकरा से बरियार यानी कोई ज्यादा क्रियाशील वाला अगर आ जाएगा, है ना, तो ज्यादा क्रिया, यहाँ पर याद रखिएगा अधातु में जो है ना, फिर कल बाहर आई, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, क्रियाशीलता घटता है, क्रिया क्रियाशीलता कम होता है ऊपर से नीचे आने पर। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, आंटी नहीं आई। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा अधातु में, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद आयोडीन होगा। अब यहाँ पर क्या बन गया है जी, सोडियम ब्रोमाइड बना हुआ है। यहाँ पर क्या यहाँ पर है, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सोडियम ब्रोमाइड का एगो यहाँ पर विलयन है, NaBr। ठीक है, अब एकरा में क्या करते हैं, ऊपर से डाल देते हैं क्लोरीन। क्या डाल देते हैं जी, क्लोरीन डाल देते हैं। जैसे ही क्लोरीन डालेंगे तो याद रखिए ये दोनों में, ये Br यानी ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन ज्यादा क्रियाशील है, तो ये क्लोरीन जो है ना ये ज्यादा क्रियाशील है ना, किससे, ब्रोमीन से ज्यादा क्रियाशील कौन है जी, ये वाला मतलब ब्रोमीन से ज्यादा क्रियाशील कौन है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या करेगा, आएगा यहाँ पे कहे कि भैया अब तू साइड होगा, तो ये क्या कर देगा बेचारा, साइड हो गया, और इसका स्थानवा ई ले लेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगला वाला में जो विलयन बनेगा वो हो जाएगा NaCl का हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा NaCl, है ना।
तो बरियार आदमी देखो यहाँ बैठ गया कमजोर का आदमी के पास ना, अब बैठ गया तो क्या हो गया, यहाँ से इसको बेचारे का हटा दिया, इसका रंग कैसा हो जाएगा, भूरा कलर बेचारा हट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि सोडियम ब्रोमाइड के विलयन, सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनते हैं। विलयन में ब्रोमीन उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, विलयन का रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। इस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा जी, भूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए भूरा हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि पोटेशियम, क्या जी यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड है ना, पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki। तभी हम बताए हैं ना यहाँ पे कि फिर कल बाहर आई। तो ये आयोडीन तो सबसे कम क्रियाशील है जी, बहुत कम न है, बहुत कम है ना। और जब ये बहुत कम है तो क्या करेगा, सीधे कहे कि हट, यहाँ से हटाएगा, क्योंकि निकलो यहाँ से। जैसे यहाँ से निकल जाए क्लोरीन बैठ जाएगा, समझें। और यहाँ से क्या बना देगा, पोटेशियम क्लोराइड। पहले था पोटेशियम आयोडाइड, क्या बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा। इस विलयन का रंग कैसा हो जाएगा जी, बैगनी। क्यों बैगनी होगा, क्योंकि मुक्त कौन हो रहा है, आयोडीन, और आयोडीन का रंग कैसा होता है, बैगनी। अब यहां पर देखिए क्रियाशील धातु द्वारा अम्ल के हाइड्रोजन को यहां से निकाल देना। देखिए अब यहां पे पहले हम लोग यहां बीकर बना लेंगे ऐसे, 1 2 3 4। ठीक है, पहला में क्या हम डाल देते हैं जी, H2SO4 डाल दो। दूसरा में क्या डालते हैं, HCl डाल देते हैं। तीसरा में क्या डाल देते हैं, H3PO4 डाल दो, फॉस्फोरिक अम्ल। इसमें क्या डाल देते हैं, एसिटिक अम्ल डाल। ठीक है, डाल दिए हम इसमें। अब इसमें जो है सब में जिंक डाल देते हैं। सब में क्या डाल रहे हैं, जिंक, जिंक डालते हैं सब में, जिंक डाल दिए। एक में विलयन था किसका, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का था, इसमें किसका था जी, HCl का था, इसमें किसका था, फॉस्फोरिक अम्ल का था, और इसमें एसिटिक अम्ल का था। ठीक, ये तो जानते हैं आप लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक है, नहीं लिखेंगे, ये जानते हैं। फॉस्फोरिक अम्ल है, ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि क्या में जैसे ही डालते हैं ना, तो जैसे ही डालेंगे इसमें तो ये क्या कर देगा, यहां से हाइड्रोजन को क्या कर देगा जी, विस्थापित कर देगा, यानी इसको हटा देगा और हटा के इसको बाहर में निकाल देगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिंक है, जिंक क्या कर देगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा जी, ऐसे करके सब मतलब जो है यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाएगा और अपने क्या कर देगा, वहां पे बैठ जाएगा। जहां से हाइड्रोजन को हटाएगा वहां पे अपने बैठ जाएगा, समझें। तो ऐसे करके क्या होता है जी, यहाँ पर ये रिएक्शन होता है, समझे ना। तो इसमें कोई आपको दिक्कत देख लीजिए एक बार, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे ना। तो यहां पर जो है ना, यहां पर आपको कोई दिक्कत यहां पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखिए ये क्या बन जाएगा जी, सोडियम जिंकेट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, जिंक फॉस्फेट बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब बन चुका है। ठीक, और आज के लिए क्या था, इतना ही था, है ना। कल हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया देखेंगे, यानी उभय विस्थापन, और भी बहुत सारा अभिक्रिया है जिसको हम लोग कल देखने का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।